Let us start with very important chapter, that is chapter 7 of companies management and administration rules. ये चैप्टर जो है कंपनीज में, आपके बुक के चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, एक्ट के चैप्टर की बात कर रही हूँ। वो स्टार्ट होता है कहाँ से पता है? ये जो मैनेजमेंट जनरल मीटिंग वाला पार्ट है, उससे पहले आपके बुक का एक और चैप्टर आ जाता है, वो है मेंबरशिप रजिस्टर एंड रिटर्न्स। ठीक है, जो हम लोग बहुत ज्यादा उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव के लेवल पे इसमें से श्योर आते हैं, लेकिन ये पार्ट मोस्टली इग्नोर हो जाता है। ज्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट सेक्शन 88 से स्टार्ट होता है, 95 पे खत्म होता है, 96 से जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है एंड लेट अस ब्रिंग दिस चैप्टर ऑन योर टिप्स so that your overall understanding over the concept is very good. So let us start. What is membership? कंपनी जब फॉर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं तब हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? सब्सक्राइबर्स की जरूरत होती है। करेक्ट, वो सब्सक्राइबर जैसे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते थे तो वो क्या बन जाते हैं? मेंबर बन जाते हैं। तो हम बस उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेंबर? मेंबर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये मेंबरशिप मिलती कब है? 3 तरीके हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपके लिए वर्ड्स काफी सिंप्लीफाई कर दिया है सो दैट आपको ऐसे लगेगा ये तो चालू होते ही खत्म हो गया। सो लर्निंग बेसिस पे जब आप बुलेट पॉइंट याद कर लेते हो तो पैराग्राफ्स बनाने में बहुत सिंप्लिसिटी होती है। ठीक है, तो मेंबरशिप जो है वो 3 तरीके से हमें मिलती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे? जब आप अपना नेम एंटर सब्सक्राइब कर लेते हो तब मिलती है, या आप एग्री हो जाते हो कि आपको मेंबरशिप मेंबर बनना है। तीसरा, आपको बेनिफिशियल ओनर बन जाते हो, ट्रांसफर ट्रांसमिशन किसी भी तरीके से अगर आप मेंबर बन जाते हो। तो सिर्फ 3 तरीके हैं, वन ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ योर नेम, ठीक है, दूसरा इफ यू एग्री टू बी वन, एंड थर्ड इज व्हाट? इफ योर नेम एंटर्स, यू एंटर योर नेम इन द बेनिफिशियल ओनर। करेक्ट, ये 3 तरीके से ये आपका मेंबरशिप का डेफिनेशन हो गया। जस्ट आपको इतना याद रखना है। सेक्शन कौन सा है? मेनली क्या होता है ना, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो एक मेंटालिटी पहले से फिक्स है कि सेक्शन याद नहीं होंगे। करेक्ट, आप उसको इग्नोर ही कर देते हो वो पार्ट को, एंड यू मूव ऑन फर्दर विदाउट इवन लुकिंग एट इट एंड ट्राइंग टू मेमोराइज। जस्ट लाइक अल्फाबेट्स इन योर चाइल्डहुड, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिविजन। आप जितना रिवाइज करते रहोगे सेक्शन, कभी कंफ्यूज नहीं होने वाला एक चीज दूसरी चीज में। ए के बाद हम बी ही बोलते हैं, बी के बाद सी ही बोलते हैं। करेक्ट, उसमें कभी पजल नहीं फील होता। तो यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट फॉलो होता है। आप जितने बार उसको रिवाइज करते जाओगे, ये नहीं सोच के कि आपको लर्न नहीं होने वाला, वैसे आपको क्लैरिटी रहेगा सेक्शन वाइज। तो ट्राई टू जस्ट लुक, एटलीस्ट लुक एट इट, डोंट इग्नोर इट जस्ट एंड मूव फर्दर। ओके, तो उससे क्या होगा ना कि आपको पूरा पार्ट एक चीज का याद है, तो आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहेगी। अगर आपको कोई बोलेगा 96 बता, तो आपको ऐसे लगेगा 96 नहीं पता, उसका प्रोविजन क्या नाम से है वो बता मुझे। तो आप वो, अगर आपको नाम बता रहा है सामने वाला, तब आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। अदरवाइज कैसे होगा? एक कॉन्फिडेंस आता है, 101 बोला तो नोटिस के बारे में है, तो आप बराबर से बोल दोगे कि आपके दिमाग में क्लियरिटी उस चीज को पूरा लेके। सो ट्राई टू मेमोराइज इवन सेक्शन विद द प्रोविजंस। नाउ क्या बोलता है डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 55 मेंबर पे 3 चीजें बोलते हैं, या तो सब्सक्रिप्शन पर मेंबर बनते हैं, या फिर अगर आप एग्री कर रहे हो तो मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप बेनिफिशियल ओनर से आप अगर मेंबरशिप मिलती है तो भी आप मेंबर हो। करेक्ट, अब प्रोसीजर क्या है, हम मेंबर बनेंगे कैसे? तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपको याद होगा कि सब्सक्राइबर्स के नेम जो होते हैं वो कंपनी के एमओए में होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो सिलेक्टेड कौन सिलेक्ट करता है? प्रमोटर सिलेक्ट करता है सब्सक्राइबर को कि कौन मेंबर बनेंगे। उसके बाद सब्सक्राइबर को जो मेंबर अगर बनना है तो उसको एग्री करना पड़ेगा, अगर एटलीस्ट उनको 1 शेयर परचेज करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर 1 शेयर परचेज कर रहे हैं तो उसको पे भी करना पड़ेगा। करेक्ट, तो क्या करना है? सबसे पहले जो कंपनी बनाता है वो चूज करेगा सब्सक्राइबर मेंबर कौन बनेंगे। दूसरा क्या होगा कि सब्सक्राइबर जो है उसको मिनिमम 1 शेयर परचेज करना ही है। ठीक है, उसको अपनी सारी पर्टिकुलर्स फिल करनी है, उसका नेम, एड्रेस, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो ये जो सब्सक्राइबर्स हम बोल रहे थे ना, वो सब्सक्राइबर्स नहीं रहते, अब वो मेंबर्स बन जाते हैं कंपनी के। उनको मनी पे करना है,
करेक्ट। अब उन्होंने शेयर्स लिया है तो वो पैसे भी पे करेंगे। और फिर अब ये जो नेम है, सब्सक्राइबर्स के नेम जितने भी है, वो सब क्या होगा, ये हमें रिकॉर्ड करके रखना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। उसमें हमें पता होना चाहिए कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका नाम क्या है, उनकी एड्रेस क्या है। अगर हमें कोई पोस्ट भेजनी है घर पे, कुरियर करना है, तो कैसे करेंगे? तो एड्रेस तो होना चाहिए, नाम होना चाहिए, करेक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, ठीक है। अब मेंबरशिप अटेंड कैसे करते हैं, ये तो हमने देख लिया प्रोसीजर क्या है। तो ये तरीके हैं, टाइप्स है जिससे आप मेंबरशिप अटेंड कर सकते हो, आपको मेंबरशिप मिल सकती है। या तो आप सब्सक्राइब करते हो मेंबरंडम से सबसे पहले, लेकिन सोचो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट नहीं था, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या आप अभी कभी शेयर मेंबर नहीं बन सकते कंपनी के? बन सकते हो बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उससे भी मेंबर बन सकते हैं, शेयर होल्डर, करेक्ट। शेयर होल्डिंग मिलती है शेयर की। दूसरा है ट्रांसफर। मेरा कंपनी से कोई रिलेशन नहीं था, बट मेरे फादर ने वो शेयर क्या किए, ट्रांसफर कर दिए, मैंने उनसे परचेज किए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांसफर के थ्रू वो शेयर मुझे मिल जाएंगे, अब मैं मेंबर हूँ। ट्रांसमिशन, करेक्ट। ट्रांसमिशन क्या होता है, ऑन डेथ ऑफ सर्टेन मेंबर, अगर नॉमिनी कोई और है तो उसके नाम पे ट्रांसमिशन हो जाता है, या तो फिर कोई माइनर है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास शेयर है, मेरी सिस्टर माइनर है, करेक्ट। तो मैंने वहाँ पे डीड में लिख रखा है कि ये टाइम पे जब वो मेजॉरिटी अटेंड करती है, ये शेयर उसके नाम पे ट्रांसमिशन कर देना, तो ट्रांसमिशन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे ट्रांसमिशन होता है। बाय बिकमिंग अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर, बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, वो परचेज नहीं करता, बट उसके नाम पे उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे क्या बोलते हैं अपन, ट्रस्ट में कैसे मिलता है बेनिफिट, बस उसी तरह। बाय स्टॉपर्स, गलती से भी नाम एंटर हो जाता है और आपको पता चल गया कि नाम एंटर हो चुका है कंपनी के रजिस्टर में, और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो जितनी भी लाइबिलिटीज है और बेनिफिट्स है, ये सारे आपके ऊपर एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो था एक कोरस एक्सप्लेनेशन कि मेंबरशिप होती क्या है। नाउ कम सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 88। हम आते हैं अब रजिस्टर्स पे। मेंबर बन भी गए, अब कम मैं फॉर एग्जांपल कंपनी हूँ तो मैंने मेंबर बना लिए, अब मैं उनको रिकॉर्ड किस तरह करूंगी? मेरे मेंबर्स तो बहुत डाइवर्सिफाई होंगे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से, मुझे कैसे? तो कंपनीज एक्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देता है कि आपको इस फॉर्मेट में आपको मेंबर्स को मेंटेन करना है, रजिस्टर्स को मेंटेन करना है फॉर ओन ओन बेनिफिट ऑफ द कंपनी। आपको पता चलता है कौन सा मेंबर कौन है, आपको किसको रिकॉर्ड करना है, किसको नोटिस भेजने हैं, बुक क्लोजर पे किस किस को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, राइट्स किसको कौन से देने हैं। ये सारे एजमेंट के लिए आपने एक बुक उठाई है, उस बुक में सब कुछ लिखा है, बस वही बुक के मेंबर्स को आपको ये देना है। तो कितना टास्क सिंप्लीफाई करने के लिए ये सेक्शन है, ओके। तो सेक्शन क्या बोलता है, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, 88 जो है वो 5 सबसेक्शन में डिवाइडेड है। आई हैव मेड दिस इन टेबुलर फॉर्म सो दैट इज इजी टू लर्न, करेक्ट। और इतना पता चल गया ना, ये आप जो बॉक्स देख रहे हो अपने सामने, दिस 5 सबसेक्शन, इनकी लेंथ देख रहे हो आप? अगर सबसेक्शन आप 2 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में सबसेक्शन 2 पूरा खत्म हो रहा है। कुछ मेहनत नहीं है, आपको जस्ट मेमोराइज करके याद रखना है, और 4 to 8 मार्क्स इज विथ यू। सो ये करना क्या है, अब ये ध्यान से आप मुझे देखिएगा एंड सुनिएगा कि सबसेक्शन 88 क्या बोलता है। उसका सबसेक्शन है 1, ठीक है। 1 में 2 रूल है, रूल 3 भी है और रूल 4 भी है। रूल 3 क्या बोलता है कि कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म MGT1, बस रूल खत्म हो गया। और यहाँ पे भी सब 88 का सबसेक्शन 1 आधा खत्म हो गया, ठीक है। वो क्या बोलता है कि कोई भी मेंबर का रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो, तो मेंटेन कौन से फॉर्म में करना है, तो MGT1 में करना है, ठीक है। अब ये उन मेंबर्स, वो मेंबर्स का फॉर्म है जहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स नहीं है या कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर्स नहीं है, मतलब इक्विटी होल्डर्स मान लीजिए, ठीक है। अगर वो है तो उनका फॉर्म आप कौन से बुक में रखोगे, बुक समझ लीजिए, वो MGT1 में रखना है। अब रूल 4 आता है, कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स इन फॉर्म MGT2, करेक्ट है। ये आपका 1 सबसेक्शन खत्म है। और कभी भी आपको कमेंट में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस इतना सा ये लाइन लिखनी है जो आपको कॉलम 1 में दिख रहा है, दैट्स इट, एंड 4 मार्क्स इज विथ यू। तो क्या याद रखना है
कि जो सबसेक्शन 88 है वो रजिस्टर्स के बारे में है। रजिस्टर किनका होता है? मेंबर्स का रजिस्टर के बारे में ये सेक्शन है। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? जिसमें दो रूल है, एक तो रूल 3 है और एक रूल 4 है। 3 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें मेंबर के नाम होंगे और वो मेंटेन करना है MGT 1 में, और कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या फिर अदर सिक्योरिटी इन MGT 2। दैट्स इट। अब ये रिकॉर्ड करने कब है? मतलब जब आपकी मर्जी है कि आप तब रिकॉर्ड कर सकते हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको रिकॉर्ड कब करना है? एंट्री शैल बी मेड आफ्टर अलॉटमेंट। जैसे ही अलॉटमेंट कर दिया कोई भी सिक्योरिटी का, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। 7 दिन में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रिकॉर्ड करनी होगी। गॉट इट? नाउ कम टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि इंडेक्स ऑफ द नेम शैल बी इंक्लूडेड इन द रजिस्ट्रार। मतलब क्या है इसका? इंडेक्स मतलब पर्टिकुलर्स, नाम, पता, एड्रेस, एवरीथिंग, इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आप इंक्लूड कर सकते हो आपके मेंबर के बारे में, जिसकी आपको नेसेसिटी होगी वो आपको इंक्लूड करना है। दैट्स इट। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जो डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनर्स जो होते हैं उनके रजिस्टर के होता है, ये उनका जो रजिस्टर मेंटेन करना होता है वो करस्पॉन्डिंग यानी सेम होना चाहिए डिपॉजिटरी एक्ट में जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसके। अंडरस्टूड? बेनिफिशियल ओनर का नाम कहाँ लिखा होता है? डिपॉजिटरी के पास लिखा होता है, ठीक है। तो उनका जो रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है और आपकी कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन कर रही है वो दोनों करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग यानी एक दूसरे से मिलने चाहिए, ठीक है। ना नेक्स्ट कम सबसेक्शन 4। 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फॉरेन रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुई है पर उसके सब्सक्राइबर्स मेंबर्स जो है वो डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, करेक्ट। तो उनके लिए क्या रूल है, उनका रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, ये सब क्या प्रोविजन दिया है रूल 7 में। रूल 7 बताएगा कि कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। तो कैसे मेंटेन करना है? इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ओनली दिस कैन बी डन इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। और अगर ऑथराइजेशन नहीं है तो क्या करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, पार्ट ऑफ रजिस्टर, पूरे रजिस्टर जो सबसेक्शन 1 में था ना, रूल 3 और 4 में जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, उसका पार्ट जो है वो आप फॉरेन, किसी फॉरेन कंट्री में रख सकते हो अगर वहां के रेसिडेंट आपके मेंबर है तो। गॉट इट? बस इतना सिंपल सा रूल है। इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, अ पार्ट ऑफ रजिस्टर कैन बी केप्ट इन द फॉरेन कंपनी इफ एनी डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल ओनर आर रेसिडेंट इन दैट कंट्री, ठीक है। मैं कोई भी इनकॉर्पोरेट कंपनी हूँ इंडिया में, मेरी जो ओनर मेंबर्स है वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो मेरा जो ये रजिस्टर का पार्ट है मैं चाहूँ तो वहां पर भी रख सकती हूँ, सो दैट वो मेंबर्स जो है कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कब तक होना चाहिए? फिर जब मैंने रजिस्टर रखना स्टार्ट किया है, ओपनिंग की है, ठीक है, फॉरेन रजिस्टर की कोई और कंट्री में, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर ROC को मुझे बताना है MGT 3 में कि मैं वहां पे एक रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ। और कोई भी चेंज होगा वो भी 30 डेज के अंदर अंदर ROC को फिर से सेम फॉर्म जो है MGT 3 उसमें इन्फॉर्म करना है। नॉर्मली आप देखोगे तो बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं ना उसमें कैसे, फॉर एग्जांपल चार्जेस के फॉर्म्स है, तो उसमें कैसे है, पहले अगर आपको चार्जेस अप्लाई करना है तो CAG 1 में करो, मॉडिफिकेशन देना है फिर CAG 3 में दो, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेम फॉर्म में मॉडिफाई चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे MGT 3 हम दे रहे हैं किसके? इन्फॉर्म कर रहे हैं ROC को कि ये फॉर्म में ये हम लोग रजिस्टर यहाँ पर रख रहे हैं, और अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो वो भी MGT 3 में ही देना है। अब लास्ट जो SS 5 है, सबसेक्शन 5 है, वो क्या बता रहा है? ये 4, अगर आप कंप्लायंस में कोई भी मिस्टेक करते हो तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी होगी? मिनिमम होगी 50,000, मैक्सिमम जा सकती है 3 लाख तक, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो 1000 रुपीज पर डे। तो ये पेनल्टी है जो आपको मेमोराइज करके याद करनी है। अब क्या डिफिकल्ट था सेक्शन 88 में? सबसे पहले यही याद रखना है कि जो रजिस्टर है ये कहाँ मेंटेन करना है,
कैसे मेंटेन करना है, कितने दिन में एंट्रीज होनी चाहिए और कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है। पूरे सेक्शन 88 में 3 तो रूल यूज हुए हैं जो बताते हैं क्या कुछ कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे होता है ये जो रूल है 3 है वो बोलता है कि हमें मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना है एमजीटी 1 में। जो 4 है वो क्या बोलता है, हमको मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना है जो डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर है एमजीटी 2 में करना है। 3 फॉरेन रजिस्टर के बारे में है। और एक बात याद रखना, ये जो फॉरेन रजिस्टर का जो जितने भी डिटेल्स होंगे, पर्टिकुलर्स होंगे, ये सेम ऐसे ही होंगे जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर के होते हैं, मेन जो रजिस्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ एक पार्ट रख रहे हैं ना फॉरेन में, जहाँ के रेसिडेंट है उनके रेसिडेंट के नाम जो हम लिखा हुआ है हमारे रजिस्टर में, तो मेन वाले पार्ट से कुछ नाम उठाकर हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, फॉरेन में रख रहे हैं, करेक्ट। पर इसकी फॉर्मेलिटी जो होगी 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री करनी है, ये सारी चीजें ये सब सेम होगी जैसे हम प्रिंसिपल रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 89। ओके, 89 क्या बोलता है, 89 में एक और रूल यूज हुआ है, वो है रूल 9। ठीक है, 89 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो है 89 सबसेक्शन 1, दूसरा है 89 सबसेक्शन 2, जो कि रेड विथ रूल 9 है एंड रूल 9(1) पे। ठीक है, ये बेनिफिशियल ओनर के बारे में ही बात करता है कि अगर इंटरेस्ट, 2 चीजें में ये बात कर रहा है। ठीक है, एक तो है अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट आया कोई शेयर पे, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई शेयर में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो मुझे क्या करना है। दूसरा, अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरा कोई शेयर पे है तो मैं कंपनी को इन्फॉर्म करूंगी, वो कैसे करूंगी। दोनों 89 में डिक्लेरेशन के बारे में बात हुई है कि अगर आपका कंपनी में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो आप उसको बताओगे कैसे। तो 89(1) क्या बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। मुझे डिक्लेयर करना है अगर मेरा शेयर में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कितने टाइम में डिक्लेयर करना है और किस में डिक्लेयर करना है, किसको बोलूं मैं, लाउड स्पीकर लेके बताऊं, नहीं, कौन सुनेगा। तो विद इन 30 डेज मुझे डिक्लेयर करना है, कितने दिनों में, 30 डेज में। किसको करना है, आरओसी को करना है ऑब्वियसली, और कब करना है, एमजीटी 4 में। ठीक है, एमजीटी 4 में मुझे बता देना। अब से अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी एमजीटी 4 में कर रही हूँ तो यहाँ के फॉर्म्स ऐसे हैं, अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो भी आपको सेम फॉर्म में ही मॉडिफाई करके बताना है। तो एमजीटी 4 में ही मुझे अगर कोई चेंज अगर इनकॉर्पोरेट करवाना है तो वो मैं एमजीटी 4 में ही बता दूंगी। ठीक है, अब 89(2) क्या बोलता है, इनकी आप डिस्टिंग्विश भी साथ साथ में देख सकते हो टेबुलर फॉर्म में, कि 89(2) जो कि रेड विथ रूल 9 सबसेक्शन 1 है, वो डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट विथ कंपनी। आप कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हो अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में, कैसे इन्फॉर्म करोगे, एमजीटी 5 में करोगे, वही 30 डेज के अंदर अंदर करना है। अगर और भी कोई चेंज है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो वो भी आप एमजीटी 5 में ही इनकॉर्पोरेट कर चेंज बताओगे। दूसरा, आपको नीचे एक लाइन दिख रहा है, टू आरओसी इन एमजीटी 6। 89 का जो सबसेक्शन 1 है और 89 का जो सबसेक्शन 2 है, इन दोनों में जो हम ये फॉर्म दे रहे हैं ना, एमजीटी 4 और एमजीटी 5, इन दोनों फॉर्म का मर्ज करके आपको एमजीटी 6 में आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है, दोनों केसेस में। अगर डिक्लेरेशन आप दे रहे हो इंटरेस्ट का भी, या फिर अगर आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट विद कंपनी को जो डिक्लेयर दे रहे हो, ये कंपनी एमजीटी 6 को फाइल करेगी आरओसी को। अब तक एक इंडिविजुअल कंपनी को बता रहा था इसमें एमजीटी 4 और 5 में, अब एमजीटी 6 में जो होगा वो क्या होगा, ये डिक्लेरेशन कौन देगा, कंपनी देगा आरओसी को। ठीक है, तो I hope this section, these 2 important sections are very clear to you. What we studied about is section 88 and section 89, जो कि रजिस्टर एंड फाइलिंग के बारे में है, जिसमें हमने कितने एमजीटी पढ़ लिए, एमजीटी 1 पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा हमने, कि कभी हमें कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है किसी मेंबर का अदर देन डिबेंचर होल्डर और अदर कोई सिक्योरिटी होल्डर, तो एमजीटी 1 में करेगा। एमजीटी 2 किसके लिए, वही रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, लेकिन इस बार रजिस्टर मेंटेन होगा डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर का। एमजीटी 3 क्यों यूज होगा, क्योंकि फॉरेनर, कोई फॉरेनर है जो हमारा मेंबर है, उसका रजिस्टर, उसका नाम रिकॉर्ड करने के लिए जो हम फॉर्म मेंटेन करेंगे वो होगा एमजीटी 3 में।
MGT4 किसके लिए यूज होगा, जब आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट बता रहे हो, ठीक है। अब दूसरा है डिक्लेरेशन दे रहे हो बेनिफिशियल इंटरेस्ट कंपनी को, तब आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, MGT5 करोगे। इवन अगर मॉडिफिकेशन होता है तो सेम फॉर्म यूज करना है। MGT6 क्यों यूज होगा, जब कंपनी इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन देगी ROC को, तो वो देगी MGT6 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रख सकते हो, पेनल्टी। पेनल्टी अगर आप सेक्शन 88 को फॉलो नहीं करते हो तो क्या पेनल्टी लगेगी, अगर आप मेंबरशिप के रिलेशन में कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तो वो है मिनिमम 50,000 विच कैन बी एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, और जो डिफॉल्ट है वो 1,000 पर डे पे लगता रहेगा जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। Correct है? It's very simple. It's just that you have to keep memorizing it. Alright? I hope this was helpful. Thank you.